नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लेटर रिलीज किया गया है। कहा जा रहा है कि वो लेटर जो है वो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं जो परमाणु बम से ज्यादा तबाही कर सकती है। वो लेटर में क्या है उसके बारे में पूरा समझेंगे। अगर एग्जाम की पॉइंट की बात करें तो जीएस 1, 2, 3, 4 और यहां तक कि ऐसे में इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेक्निकल रहेगा। आईएएस और पीसीएस मेंस को लेकर इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, तो आज का वीडियो आप अंत तक देखिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। 17 मंथ्स का कोर्स हम दे रहे हैं यूपी पीसीएस 2024 के लिए, जिसमें प्री प्लस मेंस का आपको मटेरियल दिया जाएगा, जो कि वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसकी फीस जो रहेगी 5999 रुपीज रहेगी, और इसके लिए आप 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लेटर की। देखिए लेटर में क्या हुआ है। एक लेटर है जो कि दुनिया के, ये लेटर है, देखिए, पॉज जाइंट एआई एक्सपेरिमेंट्स एंड ओपन लेटर। एक ओपन लेटर रिलीज किया गया है जिसको टॉप साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेसर और एआई बनाने वाले कंपनी के मालिकों ने साइन किया है। यहां साइन किया है, अभी यहां 1125 देख रहे हैं, और जब ये वीडियो बन रहा है लगभग 3000 टॉप लेवल के लोगों में, आम लोग नहीं, टॉप लेवल के लोग, जिसमें एलन मस्क है, ठीक है, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, आपका जो बहुत बड़े एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं युवाल नोआ हरारी, इनका सिग्नेचर है, ठीक है। साथ में अगर आप और गहराई में जाएंगे तो जो एप्पल के को फाउंडर हैं स्टीव वॉजनेक, इन सब ने साइन किया है इस ओपन लेटर के ऊपर, पॉज जाइंट एआई एक्सपेरिमेंट एंड ओपन लेटर। अब इसमें क्या बातें बोली गई हैं वो सब डिस्कस करेंगे, और ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम के लिए आप इसमें पूरा का पूरा जो है लिख सकते हो। वो सब बातें मैंने आज इस वीडियो में कवर की हैं, तो प्लीज सभी टेक्निकल पॉइंट्स को नोट कीजिएगा, आपके लिए अच्छा खासा नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हुआ क्या है, पहले देखिए कि टॉपिक कहां का आएगा। जैसे मैंने कहा कि ऐसे के अंदर आपका सेक्शन बी है जिसमें साइंस, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, ठीक है। जीएस 1 में आपका जितना भी ये रोल आता है, अब ये जो हम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जितना भी ये आप देख रहे हैं, सोसाइटी को लेकर है, रोल ऑफ वुमन, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। इसको लेकर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को से संबंधित है, ये ह्यूमन माइग्रेशन, इसके ऊपर भी हम लोग इस टॉपिक से संबंधित चीजें रहेंगी। और जीएस 3 में जितना भी आपको साइंस और टेक्नोलॉजी संबंधित रहता है, सभी सवाल आपको इस टॉपिक से मिल जाते हैं कि एआई के साथ समस्या क्या है। कुछ सवाल उठाए हैं, पहले सवालों को देखते हैं फिर समझते क्या चीज है। कुछ सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया को मशीन से बने झूठों के अंबार लगा दें? ये सवाल कौन बोल रहा है? ये उस लेटर में लिखा हुआ है। पॉज जाइंट एआई, यानी कि एआई के खिलाफ कुछ मुहिम चल रही है, और इसमें जो मुहिम चलाने वाले लोग जो हैं वो आम आदमी नहीं हैं, दुनिया के कितने महान लोग हैं, बहुत सफल लोग हैं, और यहां तक कि जिन्होंने एआई बनाया है उन कंपनीज के ओनर, उन लोगों ने कहा है कि इससे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। खतरा क्या चीज है? वो है कि वो ये सवाल बोलते हैं कि क्या हम चाहते हैं कि झूठों का अंबार लगा दे दुनिया के अंदर? क्या ऐसा मशीन दिमाग बनाना चाहते हैं जो हमें कंट्रोल करे? ठीक है, क्या अब कंट्रोल किस तरह कंट्रोल है? अभी तक आपने बहुत ही मोटा मोटा सुना होगा, लेकिन आज जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो तब आप हैरान नहीं, आप डर जाओगे कि एआई क्या कर सकता है और दुनिया में तबाही कैसे मचा सकता है। और वो सब बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने एग्जाम में यूज करोगे। क्या पॉलिटिक्स, क्या हेल्थ केयर, क्या गवर्नेंस, सरकार, पॉलिसीज, सबसे जुड़ा हुआ है एआई हमारा। उसको लेकर है कि क्या हमें वो कंट्रोल करेगा, क्या हम अपनी ही सिविलाइजेशन से कंट्रोल छोड़ देंगे, यानी कि कह रहा है कि इतने ज्यादा हम ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई के ऊपर कि हमारी जो हमने पिछले 10,000 सालों में सभ्यता बनाई है उस पर ही कंट्रोल छोड़ देंगे और एआई इतना ज्यादा हमें कंट्रोल करना शुरू कर देगा। क्या हम गैर निर्वाचित, अब ये पॉइंट बहुत आया, ये आपने सुनी नहीं होगी बातें, यानी ठीक है, कि क्या हम गैर निर्वाचित कंपनीज को अपने भविष्य का निर्णय देना चाहते हैं? कि मतलब हमारे देश में क्या होता है, पॉलिसीज बनाती हैं चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव, पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, लेकिन क्या हम चाहते हैं कि हमारा जो निर्णय है वो एक गैर निर्वाचित, यानी कि अनडेमोक्रेटिक या नॉन इलेक्टेड कंपनीज हमारा भविष्य तय करें कि जो पॉलिसी बनेगी, क्या पॉलिसी बननी चाहिए, क्या नहीं बननी चाहिए? कि हम चाहते हैं कि वो उन कंपनीज को दें, और इन कंपनीज की अकाउंटेबिलिटी क्या है, कौन सवाल पूछेगा? तो इन सभी सवालों पे हम एक करके बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जितना आपने एआई को जाना है
सच कह रहा हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आप खुद लिखोगे कि हमें पता ही नहीं था कि एआई इतना ज्यादा नुकसान कर सकता है। और ये जो महान लोग बोल रहे हैं, इनका जो डर है वो गलत नहीं है और इस पर बहुत ध्यान सोचना चाहिए। तो चूंकि बात बहुत बड़ी है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ डेटा के साथ। पहली पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। अभी तक आपने सुना होगा कि भाई एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट एआई आएगा तो एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। तब बहुत ही मोटा मोटा अभी जितनी भी बातें इंडिया में हो रही हैं, सिर्फ इतनी बात हो रही है कि एआई आने से एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। लेकिन वो कहता है टिप ऑफ द आइसबर्ग है, सिर्फ इतना ही है। इसके अंदर क्या क्या चल रहा है वो सब हम आज देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सन 2021 के अंत में एआई आता है और सन 2022 में सिर्फ एक साल के अंदर लगभग 11,000 कंपनीज, दुनिया की 11,000 कंपनी से लगभग 1.5 लाख लोगों की नौकरी चली जाती है। विद इन 1 ईयर एआई आने से 1.5 लाख लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। आईबीएम जैसी कंपनी बोलती है कि अब हम जो नौकरी हमने कट ऑफ कर दिया है उस पर हम सीधे डायरेक्टली खुल के बोल रही है हम एआई यूज करेंगे। यानी कि इन कंपनीज में जो लोगों को निकालना है उसकी जगह नए रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे या कोई टेक्नोलॉजी एडिशन से इंसानों को फायदा नहीं होने वाला। बड़ी बड़ी कंपनियां खुल के बोल रही हैं। अब एक पॉइंट और बोलते हैं, एक आंकड़ा और है। आंकड़ा यह है कि 30 करोड़ जॉब्स विल गॉन, यानी कि अगले कुछ दिनों के बाद 30 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। 30 करोड़ नौकरी का मतलब होता है कि दुनिया में इस 30 करोड़ नौकरी पाने के लिए दशकों, मतलब कम से कम 25-30 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके 30 करोड़ नौकरियां बन पाती हैं किसी इकोनॉमी के अंदर। और ये बोल रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद लगभग 30 करोड़ नौकरियां चली जाएंगी। मैकेंजी एंड कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है, ये बोलती है कि 80 करोड़ नौकरियां का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब कि उसकी ट्रेनिंग जो है, उसका जो स्वभाव है, यानी कि अगर आपको काम करना है तो अब आपको अपडेट रहना पड़ेगा। पुराने तरीके से चीजें नहीं हो पाएंगी, आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। जिनके पास ऑलरेडी है उनकी नौकरी जाने का खतरा है और नए लोग नौकरी पा नहीं पाएंगे क्योंकि सिस्टम चेंज हो जाएगा। आपको नए तरह से अपडेट करना पड़ेगा। इतना ज्यादा बवाल होने वाला है। तो ये पूरा नौकरी को लेकर है, ठीक है। अब एक बात है कि अभी तक यह था कि ऑटोमेशन पे जब आती थी, हम लोगों ने देखा कि ऑटोमेशन जब भी आया, अगर हम लेट 90s 80s की बात करते हैं, जब पहली बार कंप्यूटर भारत में आया, राजीव गांधी लेकर आए इसके अंदर, तो बहुत विरोध हुआ। विरोध इस बात पे हुआ कि भाई कंप्यूटर अगर आ जाएगा तो नौकरी कैसे होगी, कौन जो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन कंप्यूटर के साथ क्या था कि जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो कुछ नौकरी जाती है, लेकिन कुछ नौकरियां डेवलप हो जाती है, कुछ नई नौकरी बन जाती है। पहले हाथ से लोग काम करते थे, अब लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो टेक्नोलॉजी शिफ्ट होने से आदमी का काम करने का तरीका बदल जाता है। पुराने तरीके से अब आप नए तरीके से आते हैं। लेकिन जब ये जो तरीका है, जो एआई का तरीका है, ये इसलिए खतरनाक है। ये हम क्यों, ये पुराना तरीका नहीं है, यहां पर नया ऐसा नहीं होगा कि लोग जो हैं पहले अलग तरीके से कर रहे थे, अब वही लोग दूसरा काम कर रहे हैं थोड़ा ट्रेंड के बाद। लेकिन यहां पर वो बात नहीं है। यहां पर पुराने तरीके से शिफ्टिंग नहीं होगी, यहां पर काम ही खत्म हो जाएगा। यहां पर काम ही खत्म, मतलब लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो जाएगा। तो आप इसको, ट्रांजिशन को इस तरह मत देखें कि भाई पहले लोग बैलगाड़ी में चलते थे, फिर लोग अब मोटर गाड़ी में आ गए, मोटर गाड़ी से जहाज में आ गए। तो वो ट्रांजिशन नहीं होगा लोगों का, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा ही सब कुछ जो है वो एआई जनरेटेड हो जाएगा। मशीन करेगी, इंसानों का रोल ही खत्म हो जाएगा। इंसानों को अडेप्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। ऑटोमेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल जॉब्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो लोग, जो मशीनें थी, ये मैनुअल काम करते हैं, यानी जो हम फिजिकली जिनको कर नहीं पाते हैं, जिसमें टाइम लगता है, उनको लेती थी, ठीक है। क्रेन आ गई या मशीन आ गई। लेकिन एआई ने क्या किया है, एआई ने इंटेलेक्चुअल जॉब्स पे कब्जा कर लिया है। इंटेलेक्चुअल जॉब जहां सोचा जाता है, टीचर्स के रूप में, हेल्थ केयर के रूप में, ठीक है, मीडिया में, एजुकेशन में, इन जॉब्स पे कब्जा कर लिया है। जो कि कहा जाता है कि मशीन कभी इस चीज को नहीं कर पाएगी, तो लोग करते थे, लोगों को जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। अगर एक छोटा सा आंकड़ा देखते हैं कि इंडिया में 65% जॉब कट हो गई है। 1-1.5 साल के अंदर 65% जॉब कट हो गई है एआई के आ जाने से, खासकर उसमें भी खासकर आईटी सेक्टर के अंदर ऐसा कहा जा रहा है। तो आप देखोगे ना सिर्फ दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान में बहुत असर आ रहा है। अच्छा, अब होगा क्या कि कंपनीज तो चलेंगी, कंपनीज प्रॉफिट भी करेंगी, जीडीपी ग्रोथ रेट भी दिखाई देगी, पर जॉब्स नहीं होंगे। तो जॉब लेस इकोनॉमी बनने की तरह में है कि
जॉबलेस, मतलब जॉब तो नहीं है लोगों के पास, लेकिन इकोनॉमी डेवलप कर रही है। आंकड़ों में अच्छा लगा, इंडिया ने 10% से ग्रोथ रेट हो गई, 12% ग्रोथ रेट हो गई, इंडिया की जीडीपी इतनी बड़ी हो गई है। जीडीपी बड़ी होगी, नंबर्स बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे, बट जॉब्स नहीं होंगी, ये एक बड़ा फर्क आएगा। चलिए खैर, ये सब तो हमने पढ़ा है, समझा है, देखा है, लेकिन अब यहां से चीजें जो आती हैं वहां पर आपने सुना भी नहीं होगा, जैसे कि है डीप फेक। अब ये वर्ड अपने आप में आपको इस्तेमाल करना है, डीप फेक को। ये वर्ड जो है, जो कि फेक कोई इंफॉर्मेशन हो गई, फोटो हो गई, उससे ये संबंधित होता है कि जहां पर हम बहुत ही गहरे में जाकर किसी फर्जी एक इंफॉर्मेशन दे दें, तो फर्जी चीज को हम डीप फेक के नाम से करते, तो ये वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या था, पहले क्या था, पहले कोई आदमी अगर कोई इंफॉर्मेशन फैलाना चाहेगा तो उसको लोगों की जरूरत पड़ती थी कि हाँ भाई मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने व्हाट्सएप कर दिया, फेसबुक में कुछ लिख दिया, तो लोगों की जरूरत पड़ती है इस खबर को फैलाने के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ कि सिस्टम में ही झूठ आ गया है, अब सिस्टम के अंदर ही झूठ आ गया है। अब लोगों की जरूरत नहीं है, अब व्हाट्सएप नंबर नहीं चाहिए। अभी तक हमने सुना होगा कि पॉलिटिक्स में कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और उससे एक प्रोपेगेंडा करते हैं, हर जगह होता है ये चीज, ठीक है। लेकिन अब क्या करोगे जब सिस्टम के अंदर ही चीजें आ जाएंगी। और इसका बड़ा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जब 2016 में अमेरिका का चुनाव हुआ जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, किस तरह से फेसबुक के डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया गया और किस तरह से एक वर्ग को मजबूर किया गया एक पर्टिकुलर तरह से सोचने के लिए, ठीक है। बहुत, आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम कंपनी नाम सुना होगा, उसने उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसके अंदर लोगों के फेसबुक के प्रोफाइल और उनकी लाइकिंग से पता लगा पा रहे थे कि आप सोचते क्या, और उस तरह से प्रचार किया रहा था। एक छोटा एग्जांपल था किस तरह पॉलिटिक्स जुड़ रही है। और उस ये 2016 की बात है, आज से 5-7 साल 8 साल पहले की बात है। अब टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है। अब समझो कि कहां तक जो आप देख रहे हो, क्या आप सचमुच वो देखना चाहते हो। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, कोई वीडियो है, कोई खबर है, क्या जबरदस्ती आपके साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा है कि जबरदस्ती आपको खबरें दिखाई जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब एआई का चैलेंजेस क्या है। एआई चेंज फैक्ट्स एंड स्ट्रक्चर। अब ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन आपने दिया, कोई फैक्ट और या डेटा आपने एक सिस्टम में डाला, यानी कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा आ गया, कुछ आ गया, ठीक है। एआई क्या करता है, एआई इस चीज को चेंज कर दे, यानी इसको ही मैनिपुलेट कर लेता है। मतलब आपने एक एआई सिस्टम बनाया, यहां से कोई खबर इंफॉर्मेशन नहीं, अपनी सुविधा के हिसाब से या अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से वो अपने आप को खुद ही चेंज कर लेगा। और जब ये चेंज आएगा तो एक मॉडिफाइड डेटा और फैक्ट जाएंगे, यानी कि अब बाहर से आपको झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है, अब सिस्टम के अंदर ही झूठ आ गया है। मशीन ने अपने आप ही झूठ को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, खबरों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये किसने बोला, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की खबर होती थी कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अपनी रिपोर्ट थी कि फैक्ट्स और डेटा को किस तरह से मैनिपुलेट करके नया मॉडिफाइड डेटा सामने रखा जा रहा है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा नेहरू जी के बारे में बहुत ज्यादा बातें आती हैं, ठीक है। मान लो पॉलिटिकल एजेंडा रहता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का रहता है कि एक पॉलिटिकल फिगर को हम बदनाम करें जिसका हमें फायदा हो जाए, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर आदमी के खिलाफ प्रचार करने में रिसोर्सेज लगते हैं, टाइम लगता है, लोग लगते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से भेज रहे हैं, अलग अलग वीडियोस बना बना के आप किसी एक पर्टिकुलर के खिलाफ कर रहे थे। आपने ये देखा कि सब चलता था, ये नेहरू के खिलाफ चलता था, लेकिन इसमें लगता था समय, एनर्जी, टाइम। अब क्या है कि मिस यूज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी, बहुत कम टाइम में इस इंफॉर्मेशन कर देंगे खुद। अब देखिए कैसे होगा, ये बताता हूं मैं आपको। जैसे कि कुछ डेटा और फैक्ट डाला गया नेहरू के बारे में और एआई ने अपने आप इसको चेंज कर लिया, यानी कि अगर एआई का सिस्टम इस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा, जो हो रहे हैं, अभी बताऊंगा किस तरह से हो रहे हैं। अगर आप बोलोगे अरे कैसे हो सकता है, वो भी हो रहे हैं, मैं दिखाऊंगा, उसका एग्जाम्पल दूंगा, आपको उदाहरण दूंगा दुनिया में क्या हो रहा है। तो नेहरू के बारे में खबरें आ जाएंगी, तो अब क्या होगा, सिस्टम में ही नेहरू खिलाफ जो है वो गलत इंफॉर्मेशन आएगी। अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहेगा तो जैसे वो नेट पे जाएगा तो उसको गलत ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी वो चाह के भी सही ओरिजिनल इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है। ये समस्या बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, नो फैक्ट चेक सिस्टम, को फैक्ट चेक होगा ही नहीं, कहां से करोगे। अभी क्या होता है, अपने को फोटो देखते हो, गूगल में जाते हो, देख लेते हो, लेकिन जब गूगल ही में गड़बड़ हो जाएगी तब क्या करोगे, तब कहां जाओगे, किससे बोलोगे आप, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है, ये तो हमने पढ़ लिया, ये है एंटी डेमोक्रेसी। क्या एआई एंटी डेमोक्रेसी है?
अभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे फिर सर्वे किया। क्या सर्वे किया? उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसके अंदर बोला कि एआई इज द बिगेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा किसी के साथ है तो वो है एआई के। एआई बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में आ रहा है। अभी तक हम जिस तरह देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, लोगों को लगता है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुना, लेकिन सच तो यह था कि उनको मजबूर किया गया कि वो लोग एक व्यक्ति को वोट दें। तो एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। मैं कई बार बोलता हूं कि फेसबुक है या आपका फेसबुक है, यूट्यूब है, इनका एल्गोरिथम जो होता है वो पर्टिकुलर तरह से डिजाइन होता है। आपने मान लो जैसे लेट सपोज आपको मोदी जी बहुत पसंद है, आपने उनका वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा, आपने लाइक कर दिया। अब होगा क्या कि अब जितने बार भी आप यूट्यूब खोलोगे आपको मोदी जी यानी कि मोदी जी को फेवर करने वाली खबरें ही दिखाई जाएंगी। अब मान तो लिया कि आपने चलो एक बार आपने लाइक कर दिया, लेकिन अब आप चाह के भी एंटी मोदी खबरें नहीं सुन पाओगे। या उल्टा कर लेते हैं कि अगर आपने एंटी मोदी जो खबर है उस पर लाइक कर दिया, उसको देख लिया, तो सारी खबरें जो आएंगी वो आपको एंटी मोदी आएंगी, प्रो मोदी नहीं आएगी, यानी कि खबर बायस्ड हो जाएगी, एक ही तरफ हो जाएगी, बैलेंस अप्रोच नहीं रह जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है, ये सब डेमोक्रेसी के लिए बड़े खतरा है। तो जब भी आप एग्जाम में सवाल लिखोगे ना, तो ये देखना है कि डेमोक्रेसी के लिए किस तरह से एआई खतरा है ये, और ये सवाल आ चुका है। अब जैसे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो शब्द लिखना है हमें यहाँ पे, वो ये लिखना है कि सोशल ट्रस्ट। दुनिया में डेमोक्रेसी जो रन करती है वो सोशल ट्रस्ट पे करती है। सोशल मतलब कि एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। हमने यूपीआई पेमेंट किया, ठीक है, हमने एक फोन नंबर में डाला, वहां चला गया, ठीक है, हमें पता है कि बैंक होते हैं, हमारा पैसा जिसको हम दे रहे हैं वो जाएगा, गड़बड़ नहीं होगी, अगर गड़बड़ है तो इसके लिए कुछ मैकेनिज्म बना गया है, वहां पर देख लिया जाएगा। हमें सिस्टम पता है, इसको हम फॉलो करते हैं, सोशल ट्रस्ट रहता है। लेकिन एआई की ना क्षमता है कि वो इसको ही डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको, जैसे ना खबरें जब गड़बड़ होती हैं तो सोशल ट्रस्ट जो है उसको ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब सोशल ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना रह जाए, व्यक्तियों को संस्थाओं के ऊपर भरोसा ना रह जाए, यानी कि कोई व्यक्ति है उसको बैंक पे भरोसा नहीं है, ठीक है, उसको लगता है कि यार बैंक का क्या, बैंक तो कभी भाग सकते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि अगर सरकार उसके बाद कोई कानून या नीति बनाएगी तो लोगों को विश्वास दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ कर रही है। तो एआई की फेक न्यूज, आप समझ रहे हो, डीप फेक का मतलब क्या है कि अगर मान लो खबर उड़ गई कि बैंक एसबीआई जो है वो दिवालिया होने जा रहा है या वो गड़बड़ हो रहा है, तो उसका इतना तेजी से प्रचार हो जाएगा कि मतलब उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लोग बार बार दूसरे माध्यम पे जाएंगे चेक करने के लिए, और वहां पर भी उनको एक गलत फेक न्यूज मिलेगी जहां से उनको कंफर्मेशन हो जाएगा कि जो खबरें चल रही है वो सही खबरें चल रही हैं। तो कहीं से भी चीजें बैलेंस नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया एम्प्लॉयमेंट जाएगी, दूसरा हमने पढ़ लिया कि किस तरह से आपका सोशल ट्रस्ट, एंटी डेमोक्रेसी रहेगी, और तीसरा आता है कि इकोनॉमिक थ्रेट कैसा है। अब इकोनॉमिक थ्रेट का बड़ा इंटरेस्टिंग है, एआई से इकोनॉमिक थ्रेट कैसा है। अभी तक तो हम समझते थे कि एआई से बिजनेसमैन को फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या कारण है, बड़ा इंटरेस्टिंग समझते हैं कि एआई से जो बिजनेस ओनर हैं वो बहुत खुश नहीं है, बिजनेस ओनर बहुत खुश नहीं है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस ओनर बिलीव करते हैं कि जो उनका बिजनेस है वो कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि रिलायबल डेटा नहीं मिल रहा है। रिलायबल डेटा ना मिलने के कारण बिजनेस चलेंगे नहीं। अब आपको डेटा का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी कंपनी जब सेटअप होती है तो उससे पहले वो रिसर्च करती है, ठीक है, कि भाई हम यहां पर फैक्ट्री लगाएंगे तो कंज्यूमर कितना, कौन होगा, कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या करें, एक रिसर्च करती है, उसको डेटा चाहिए होता है कि क्या क्या हुआ है, एक उसके बाद ही वो फैसला लगा पाते हैं कि हमें 1000 करोड़ की कंपनी लगानी है, फैक्ट्री लगानी है, कि 10,000 करोड़ की फैक्ट्री लगानी है। तो डेटा चाहिए होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि रिलायबल डेटा ही नहीं है हमारे पास। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सचमुच वहां पर डिमांड है भी कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है क्या। जब डेटा नहीं मिलेगा, फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, उस सिचुएशन में कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल है कि वो लोग बिजनेस कर पाए। तो नो डेटा नो बिजनेस, ठीक है। ये देखिए, बड़ी कंपनी डेटा पे चलती है, वहां पर किसी ऐसे व्यक्ति के बाद नहीं आ रहे क्या हुआ बेटा, पैसा बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, ये लो पैसा, दुकान खोल लो। वो नहीं, कंपनीज रिसर्च करती हैं, उनको एक पॉसिबिलिटी दिखती है, उनके पास रोड मैप होता है, ठीक है, उसके लिए डेटा चाहिए होता है। अब डेटा हमारे पास रिलायबल नहीं है, सही डेटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने तो सिस्टम को गड़बड़ कर दिया, हमारे एआई ने सिस्टम को ही गड़बड़ कर दिया, तो डेटा वहां से आ नहीं पा रहा है सही वाला, हम उसे क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से डेटा रिलायबल नहीं होने के कारण बिजनेस नहीं हो पा रहे हैं।
ठीक है, बिजनेस नहीं हो पा रहे हैं, तो सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। अब एक बात बोली गई है कि राइज ऑफ डेटा, कि भाई राइज ऑफ डेटा इज अ राइज ऑफ फेक डेटा। क्या बात है, देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या जिस तरह से खबरें लगातार जो है एआई को डेटा मिलता जाता है, ठीक है, तो खूब सारा डेटा एआई को मिल रहा है, तो राइज ऑफ डेटा हो रहा है, बिल्कुल डेटा बहुत सारा अलग अलग माध्यम से मिल रहा है, लेकिन साथ में फेक डेटा भी मिल रहा है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अब क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज कहा कि नहीं डेटा जो है वो गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए उन्होंने एनालिस्ट रखे हुए हैं कि भाई चलो हम डेटा को रिसर्च करने के लिए यहाँ पर जो डेटा आ रहा है करेंगे। तो होता क्या है, कंपनीज क्या बोलती हैं, कंपनीज कहती है कि चलो डेटा को हम लोग डेटा को जो है डेटा जो हमारा डेटा होगा उसको एनालाइज करने के लिए सिस्टम रखा, लेकिन चूंकि फेक डेटा आ रहा है तो अब डेटा को चेक करने के लिए हमें अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो पहले अभी तक यहां तक चलता था, अब ये भी पॉइंट आ गया कि डेटा को पहले एनालिस्ट करते थे, लेकिन अब उस डेटा को क्रॉस चेक करने के लिए प्रॉब्लम यह है कि अभी तक कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई फुल प्रूफ डेटा क्रॉस चेक करने का मैकेनिज्म ही नहीं है, यानी इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि डेटा को चेक कर सके कि वो जो डेटा है वो है तो सही है कि नहीं है, क्वालिटी क्या है उसकी डेटा की। अब समझो कंपनीज को कितना दिक्कत आ रहा है कि तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उनका, और दूसरी बात उनको कुछ उसमें से आउटपुट भी निकल के नहीं आ पा रहा है उन लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम से क्वालिटी डेटा हम डिस्कस किया कि डेटा की क्वालिटी ही नहीं है। अच्छा, अब एक समस्या और भी है कि मशीन जो है ना वो खुद ही अपना टारगेट फिक्स कर ले। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आना लगा, ठीक है, मशीन खुद ही टारगेट बना ले तो क्या होगा। अभी तक क्या था कि कंपनीज टेक्नोलॉजी यूज करती थी कि भाई कंपनी का एक विजन है और एक कस्टमर का विजन है और उसको अचीव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारा एक टारगेट है, उस टारगेट को यूज करने के लिए हम जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एआई में दम ऐसा इतना पोटेंशियल है कि वो अपना टारगेट खुद ही बना सकता है, यानी अपने कस्टमर खुद चूज कर सकता है। अब उस सिचुएशन में जब वो अपने कस्टमर खुद चूज कर सकता है तो कैसे कंपनीज की पॉलिसीज उससे अलग हो पाएंगी। भाई कंपनी की पॉलिसी कुछ है, ठीक है, तो उसके साथ कैसे कैसे मेल आएगा। एआई कुछ और सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, क्योंकि एआई की ट्रेनिंग हुई है फेक डेटा के साथ, एआई की ट्रेनिंग हुई है फेक डेटा के साथ, तो वो अपने हिसाब से सोच रहा है। कंपनी कुछ और कराना चाहती है तो वो कर नहीं रहा है, कुछ और कर रहा है बैठ के। अभी एग्जांपल इसका दूंगा मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो अभी समझते हैं कि कंपनीज की पॉलिसी अलग है पर एआई अपना डाटा अलग ओपन सोर्स से उठा रहा है ना, एक अलग सोर्स से उठा रहा है, कंपनीज यूज कर रही है, लेकिन जो डेटा एआई ट्रेन हो रहा है वो अलग सोर्स से ट्रेन हो रहा है, ओपन सोर्स से हो रहा है, ठीक है। एआई को कंपनीज की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करने को कैसे कहा जाए कि भाई हमारी जो पॉलिसी है, जैसे मान लो टाटा है, अब टाटा बहुत ही एथिकल कंपनी है, बहुत एथिकल कंपनी है, ठीक है, वो चाहता है कुछ भी गलत बंदा नहीं आना चाहिए, कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा एआई तो शैतान बच्चा है, उसने तो अगर टाटा वाले एआई यूज करेंगे तो क्या होगा कि एआई हो सकता है कि जो कंपनी की एथिकल पॉलिसीज हैं, जैसे लेट सपोज एग्जांपल देते हैं कि बोला कि नहीं, टाटा ने बोला कि हम जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रमोट करेंगे कि हमारी जितना भी काम था उसका फायदा फिजिकली हैंडीकैप लोगों को होना चाहिए। लेकिन एआई ट्रेन ऐसा है कि उसने बोला कि फिजिकली हैंडीकैप के लोग तो बेकार होते हैं, उनको हटा दो, किनारे कर दो। अब टाटा चाह के भी अपनी मेहनत को, अपने रिसोर्सेस को उस फिजिकली हैंडीकैप तबके को नहीं दे पा रहा क्योंकि एआई ने ही यूज नहीं किया। अब कंपनी क्या करती है, डेटा के डेटा यहां पर एक दो डेटा नहीं होता, यहां तो डेटा ही डेटा है, खूब डेटा भयंकर है। यहां पर ऐसे नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए और चेक करे, ऐसा नहीं हो पाएगा। जब आप करोड़ों अरबों लोगों के बारे में बात करते हो तो वहां पर मैनुअली चेक करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो आपको भरोसा करना पड़ता है मशीन के ऊपर, और मशीन ही बिगड़ी हुई है तो क्या करोगे। तो आपका जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा और जो पर्पस है आपका वो डिफीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो एआई करेगी, किसको देना है किसको नहीं देना है, विकलांग को देना है कि नहीं देना है, किसको देना है, वो मशीन कर रही है। तो अब ये एक चैलेंज आ रहा है कि बिजनेस ही आपका कोलैप्स होने लगेगा। अब सबसे बड़ा थ्रेट आता है वो आता है डिवाइड एंड रूल का, सबसे बड़ा। एक नेटफ्लिक्स में एक 2 साल पहले नेटफ्लिक्स में एक डॉक्यूमेंट्री आई, कोडेड बायस, बहुत अच्छी, ठीक है, कोडेड बायस। उसमें क्या है कि जो हमारा फेस रिकॉग्निशन वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर आया था। और क्या आया कि एक महिला है, वो
ब्लैक महिला है, ब्लैक, वो महिला जब अपने ऑफिस में जाती है और जब अपना फेस रिकॉग्निशन जो आप कैमरा में इस्तेमाल करते हैं अपने लॉक के लिए, उसको करती है तो उसका रिकॉर्ड नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करता उसके चेहरे पे। बाकी लोगों के चेहरे पे जो गोरे लोग थे, वाइट पीपल थे, उनके लिए तो बढ़िया काम कर रहा था मशीन, लेकिन चूंकि ये ब्लैक थी तो उसका काम नहीं कर रहा था। मजबूरी में आके ये औरत जो है अपना मास्क लगाती है, और जैसे ही व्हाइट मास्क लगाती है सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है। उसने और गहराई में जाके देखा तो पता लगाया कि जो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं वो रेशियल बेस्ड है, नस्ल के ऊपर चलते हैं कि हाँ भाई कौन अच्छा नस्ल कौन बुरा नस्ल है। वो जेंडर वाइज रखते हैं, किसको पुरुष को रखना है, महिला को, महिला के खिलाफ रहते हैं, हमेशा प्रो रहते हैं कि हमेशा उनका ध्यान पुरुषों के ऊपर रहेगा, महिला को अवॉइड कर दो, ठीक है। कास्ट वाइज रहते हैं। आप समझ रहे हो किस क्या हो रहा है कि यहां पर नस्ल के विरोधी हैं कि हमने एआई को इस तरह से बना दिया कि वो अब ब्लैक पीपल को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। आप समझो ये कहने को डॉक्यूमेंट्री, लेकिन समझो कि एआई में कितना पोटेंशियल है कि कितना ज्यादा वो गड़बड़ कर सकता है, कि वो रेशियल बाइस भी हो सकता है, वो जेंडर बाइस भी हो सकता है, वो कास्ट बाइस भी हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। अच्छा, अब जैसी खबर ये आई बना, अब इसको हम बोलते हैं, जो आपको वर्ड इस्तेमाल करना है, एल्गोरिथम बायस। एल्गोरिथम बायस, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर चलता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं, और वो जब एल्गोरिथम ही बाइसिंग करना शुरू करते हैं, पक्षपात करना शुरू करते हैं, तो इस वर्ड को बोलते हैं एल्गोरिथम बायस। ये शब्द आपको इस्तेमाल करना है, एल्गोरिथम बायस, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक छोटा उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि जेंडर रेशियल बायस है, जेंडर बायस है। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेते हैं। हुआ क्या कि 2019 में रिपोर्ट आती है, 2019 में एक रिपोर्ट आती है कि ऐसा है, वेस्टर्न यूरोप में, एक यूरोप का बहुत अच्छा बड़ा देश है, वहां पर हॉस्पिटल में दो तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं उनके ही लोग जो कि व्हाइट पीपल होते हैं, और दूसरे होते हैं जो माइग्रेंट आते हैं या ब्लैक पीपल होते हैं, ठीक है। अब वहां पर तो अलग अलग रेस के लोग हैं, तो एक हॉस्पिटल में दो तरह के लोग आ रहे हैं, एक है व्हाइट पीपल आ रहे हैं, ठीक है, और एक आ रहे हैं ब्लैक पीपल आ रहे हैं। अब एल्गोरिथम को इस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है, कि जब व्हाइट पीपल आएंगे उनको अच्छी मेडिसिन मिलेगी, उनको अच्छी मेडिसिन मिलेगी, लेकिन जब ब्लैक पीपल आएंगे तो उनको बेकार मेडिसिन मिलेगी। अब चूंकि आपको लगता है कि कंप्यूटर तो गलती कर सकता नहीं है, तो आपको लगता है कि ये चीज चांस की बात है, ये आप शक नहीं करते हो। तो आप देखो कि अगर आप किसी को फायदा देना चाहते हो, ठीक है, या किसी को एक्सक्लूड करना चाहते हो, तो कितना आसान है एक्सक्लूड कर देना, किसी को अलग कर देना कितना आसान है। सेम चीज सोचो कि अगर सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, अब सरकार के पास सबका डेटा है, आधार कार्ड का सब डेटा है, ठीक है, सरकार क्या ऐसी पॉलिसी बनाती है, ये बोले कि इस तरह के बाल वाले, इस तरह की रंग आंखों के रंग वाले, या इस तरह के वाले लोगों को हमें नहीं देना है, सपोर्ट नहीं करना है, तो क्या होगा, डेटा से उन लोगों का नाम एक्सक्लूड हो जाएगा। यानी कि अगर कोई सरकार योजना बना रही है और ये बोल रही है कि इस तरह के लोगों को हम एक्सक्लूड कर देंगे, तो कितना आसान है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं होता है, बट अभी की मात्रा बहुत छोटी है, मेहनत ज्यादा लगती है, टाइम बहुत लगता है, लेकिन यहां पर सेकंडों के अंदर हम उन लोगों को अलग कर सकते हैं। मतलब जो डेटा हमारे पास इतना डेटा है, सेकंड में एक प्रोग्राम डाला और 2-4 मिनट के अंदर ही पूरा जिनको अलग करना है उनको अलग हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी आपको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये बंदा वैसा है कि मैनुअली जाना पड़ता है, समय लग जाता है, ठीक है। तो कितनी ज्यादा चीजें मुश्किल हो रही हैं। अब यहां से एक शब्द आता है सोशल ग्रेडिंग। सोशल ग्रेडिंग, अब ये मैं आपको यही चीज को एक लेवल और है, अभी तक हमने इंडिया के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं कि ये कोई अगर किसी डिक्टेटर के पास चीजें आ जाए, डिक्टेटर के पास, कि भाई वो ये बोले कि नहीं इस तरह के, मतलब हिटलर के पास अगर आ जाता डेटा होता कि जूस इस तरह से होते हैं, तो कितने आसानी से वो और ज्यूस करता, यानी कि ज्यूस को तो उसने खत्म कर दिया, लेकिन जो बचे कुछ होते हैं शायद हिटलर उनको भी ना बचने देता, क्योंकि उसके बाद पहले से सारी इंफॉर्मेशन होती कि कौन जूस है कौन जूस नहीं है। तो आप समझो कि ये सोशल ग्रेडिंग जो हो रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है सोशल ग्रेडिंग, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे आप। सोशल ग्रेडिंग जो हो रही है, ये अगर किसी डिक्टेटर वाले कंट्री में हो जाती है, तो कितना आसान है इन लोगों के लिए अपने अपोनेंट के खिलाफ इस चीज को यूज करना, कि वो चुटकियों में उन लोगों को पहचान सकते हैं और पहचान के उनको अलग कर सकते हैं। इसे बोलते हैं सोशल ग्रेडिंग। यही चीज कहां चल रही है, चाइना के अंदर।
चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट सिस्टम चल रहा है। क्या चल रहा है? सोशल क्रेडिट सिस्टम। उसके अंदर ये बनाया जा रहा है कि कौन सा व्यक्ति पॉलिसी को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है या सरकार के हिसाब से काम करता है। तो जो जितना सरकार के हिसाब से काम करता है उसका क्रेडिट उतना ही अच्छा है, उसका इतना अच्छा है, और थोड़ा जो गड़बड़ होगा उसको नीचे कर देंगे। अब क्या होगा, हमने ग्रेडिंग कर दी, किसी को 10 पॉइंट दे दिए, किसी को 9 दे दिए, किसी को 8 दे दिए, मान लीजिए सिस्टम बना दिया। तो अब हमें किसी को अगर जो 5 से नीचे वाले हैं उनको किनारे करना होगा तो कितना आसान है, हमारे पास डेटा पूरा रखा हुआ है। हम चूज कर सकते हैं कि इन लोगों को ये एंटी पार्टी हो सकते हैं, एंटी गवर्नमेंट हो सकते हैं, इनको किनारे कर दो। कितना आसान है चीजों को करना, आइडेंटिफाई करना, पक्षपात करना और उनको ढूंढना जो आपके हिसाब से नहीं है या आप जिनको अलग करना चाहते हो। ठीक है। अब न्यू ह्यूमन इंटरफेरेंस, हमें लगता है कि चूंकि इंटरफेरेंस नहीं है, मेडिकल वाले में क्या तो गलती तो हो नहीं सकती, क्योंकि गलती तो इंसान से होती है, मशीन गलती कहां करती है। ठीक है। हमें लगता है कि मशीन कभी पक्षपात नहीं करती है, पर ऐसा नहीं है। हमने देखा कि मशीन पक्षपात करती है। कोरियर डिवाइस के अंदर देखा हमने हॉस्पिटल वाले केस में देखा हमने कि मशीन भी अगर उसको गलत तरीके ट्रेन किया जाए तो बायसिंग करती है। तो कितना आसान है पक्षपात करना मशीनों के माध्यम से, और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेगा ही नहीं। कुछ मान लो किसी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक पॉलिसी बनाई, अगर उसके खिलाफ होगा कि भाई इन्होंने पक्षपात किया है महिलाओं के खिलाफ, ठीक है, तो बोल देगा कि भाई हम तो एआई यूज कर रहे हैं, फला कंपनी का है, कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब कंपनी वाले के पास जाओगे, एआई वाले के पास, तो कहेगा भाई हमारी गलती क्या है, हम जो डेटा ले रहे हैं वो तो सरकार जो ओपन सोर्स में वो ले रहे हैं। तो सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देंगे और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा कि जो गलत पॉलिसी कर रहे हैं उसे। तो कोई कानून ही नहीं है ना। प्रॉब्लम तो यह कि कोई कानून सिस्टम ही नहीं है जहां पर हम किसी को जिम्मेदार ठहरा सकें कि तुम्हारी वजह से गलती हुई है। ठीक है। अच्छा, अब एक वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपको लिखना है, वो है टेक्नो सॉल्यूशंस। क्या नाम है? टेक्नो सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि हम लोग अपनी सभी प्रॉब्लम्स का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे सारी प्रॉब्लम का समाधान हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से निकालने की सोचते हैं। उसे बोलते हैं टेक्नोसोलिज्म। टेक्नोसोलिज्म यानी कि अपनी समस्या का समाधान मशीनों के माध्यम से। अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप ओवर डिपेंड हो जाते हो, ओवर यूज करते हो, तब दिक्कतें आती हैं। और एआई में यही हो रहा है कि हम लोगों को समझना चाहिए कि हर चीज का जवाब मशीन नहीं है। हर चीज जो हम मशीनाइज करते जा रहे हैं, एआई में डालते जा रहे हैं, अल्टीमेटली हमें दिक्कत करेगा कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब एक उदाहरण देता हूं आपको, अमेजॉन का देता हूं मैं। 2019 में अमेजॉन ने एक जॉब निकाली। ठीक है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि जो उन्होंने एआई इंप्लीमेंट किया था अपने सिस्टम के अंदर, कि जो लोग अपना रिज्यूमे दे रहे थे और उनका जो टेस्ट हो रहा था और उनका जो इंटरव्यू हो रहा था, उसको एआई प्रोग्राम जो था वो ही मॉनिटर कर रहा था और उसके बाद रिजल्ट दे रहा था। अब एआई ने क्या किया कि उसने महिलाओं को बिल्कुल किनारे कर दिया। यानी कि देखा यह गया कि एआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट हुए हैं उसमें औरतों का रिप्रेजेंटेशन बहुत बहुत कम है। यानी कि किसी ने जब डिजाइन किया होगा तो एंटी वुमेन, एंटी फीमेल डाल दिया, इससे क्या हो गया। तो आप देखो, जैसे ये तो अमेजॉन को पता लग गया कि ये तो कुछ ऐसा हो रहा है कि दिक्कत, ये तो अगर इन सॉफ्टवेयर का या इन टेक्नोलॉजी का मिसयूज किस हद तक हो सकता है, वो तो उसने रोक दिया, लेकिन कितना आसान है इन चीजों को यूज कर पाना। ठीक है। अब एक समस्या जो होती है वो ये आती है, फॉल्टी फीडबैक लूप। क्या मतलब इसका? देखिए, फॉल्स इनपुट होता है। भाई एआई क्या करता है? एआई कहता है कि भाई हम लोग जो हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है हम उसको अपने पास रखते हैं और उसके बाद हम जो हैं आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो इनपुट है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो फॉल्स है, क्योंकि अभी तो हमने तो फैक्ट चेक तो किया ही नहीं, हमें चेक तो करके डालते ही नहीं है, हमारे पास खबरें डाल रहे हैं। मान लो किसी एआई के पास जो है ऑलरेडी फॉल्स इनपुट है, अब ये क्या करेगा, ये इसको आउटपुट करेगा और ये आउटपुट दोबारा से ये इनपुट बन जाता है। क्यों नहीं, यही होता है ना, इस तरह से चलता है, क्लोज लूप चलता है कि गलत इनपुट आएगा, उसके बाद वो आउटपुट जो देगा
वो भी गलत होगा, और फिर ये गलत आउटपुट जो है बाद में फिर से ये इनपुट बन जाएगा। क्योंकि जैसे आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हो तो क्या करता है कि वो आप जो खबरें डालते हो, जो बातें डालते हो, उससे खुद को लर्न करने की कोशिश करता है वो। तो फर्ज कीजिए कि वो गलत इनपुट उसको मिल रही है, उस गलत इनपुट से जो गलत आउटपुट आएगा, उस गलत आउटपुट से फिर से उसको फिर से इसके बाद फॉल्स इनपुट हो जाएगा। मतलब कि गलत ट्रेन हो रहा तो और गलत ट्रेन हो जाएगा, और गलत ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये है फॉल्टी फीडबैक लूप। इसके समस्या ये होती है। अब आ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंट्रोल बाय एआई, कंट्रोल बाय नॉन इलेक्टेड कंपनीज की एआई। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमने क्या कि कंपनीज जो हैं अब सरकार क्या करती है, सरकार बना रही है अपनी पॉलिसीज जो बना रही है वो भी इसमें भी एआई यूज कर रही है, सरकार कुछ कानून बना रही है उसमें भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम जो हैं, सरकार छोड़ो, हमारे जो नॉन इलेक्टेड कंपनीज हैं उनके माध्यम से सरकार चल रही है, यही लोग चला रहे हैं इनडायरेक्टली। क्योंकि सरकार पूरे डिपेंड है एआई के ऊपर, तो पूरा डिपेंड हो जाएगी अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और लॉ मेकिंग के ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो नॉन इलेक्टेड कंपनीज हैं वो हो जाएगा। तो अब इनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर, कोई ऑडिट सिस्टम नहीं है हमारे पास। इन कंपनियों के अंदर चल क्या रहा है किसी को पता ही नहीं है, वो क्या बना रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, ऑडिट नहीं है। ठीक है, ये समस्या है। तो अब क्या है कि अगर एआई की वजह से नुकसान होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने अगर कर दी सरकार ने मान लो कोई कानून बना दिया या कोई पॉलिसी बना दी जो गलत हो जाती है, एआई बेस्ड ही बनाते हैं वो लोग। ठीक है, हमें, क्योंकि हमें लगता है कि एआई तो मशीन है, वो गलत कर सकता नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो गड़बड़ होगी उसके लिए जिम्मेदारी तय करना संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है और ना हमने इन कंपनीज को ऑडिट किया, हमें पता ही नहीं कि कंपनी क्या कर रही है इसके अंदर। अब सबसे आखिरी जो है वो ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लोग क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियर बम का जमाना चला गया, छोड़ो न्यूक्लियर बम, ये न्यूक्लियर बम को फेंक दो, उससे बिजली बनाओ, क्योंकि अब जमाना आ गया है एआई बम का। अब एआई क्या है, देखिए क्रेमलिन के अंदर, क्रेमलिन है यानी कि रशिया की जो राजधानी है जहां पर पुतिन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, वहां पर एक ड्रोन आता है और एक उस पर बम डाल देता है। अब कहा जाता है कि क्रेमलिन की सुरक्षा जो होती है बहुत ही पुख्ता होती है, बहुत ही मजबूत होती है, वहां पहुंचना तो आसान नहीं है। लेकिन एआई जनरेटेड, एआई के माध्यम से एक ड्रोन जो है यहां पर आके हमला करता है, तो किसी को मारना होगा उसके लिए आपको परमाणु बम को जरूरत नहीं है, आप आराम से ऐसे टारगेट करके मार सकते हो। टारगेट करके कैसे मार सकते हो? अब टारगेट कैसे मार सकते हैं बताता हूं आपको मैं। एक किताब आई 2013 के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द एंड ऑफ एट द एंड आवर फाइनल इन्वेंशन। इसमें जेम्स बैराटिक लगते हैं, 2013 की किताब है ये। बोलते हैं कि एक सिचुएशन देते हैं, उसमें यह था कि भाई एआई इस्तेमाल हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम में। हाँ भाई, हमने कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर हमें पता लग जाएगा कि किसको कैंसर होने वाला है हम निकाल लेते हैं, ठीक है, हम पहले से ही ये चीज कर लेंगे। और ये अच्छा माना जा रहा है कि अगर कोई बीमार आदमी हो रहा है, उसकी बड़ी बीमारी हो सकती है, तो हमने उसका आंकड़ा पहले ले लिया। क्या बोलते हैं कि मान लो सरकार के पास एक लिस्ट आ जाए जिसमें यह पता लग जाए कि ये लोगों को बस कैंसर या कैंसर होने की संभावना है, इन लोगों को अंदर कैंसर होने की संभावना है। अब सरकार एक क्लिक से इन लोगों को टारगेट करके खत्म कर सकती है। अब आपको लगेगा बड़ा ये सिचुएशन बड़ी अजीब सी है, लेकिन ये रियलिटी है, ये किताब का मतलब नहीं था। वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके बोल रहा है आपको, एक्सट्रीम लेवल पे। और आप सोचो कि बद से बदतर हो सकता है। इसी दुनिया में हिटलर हुए हैं, इस दुनिया में हिटलर हुए हैं, 70 लाख में से 50 लाख यहूदियों को खत्म कर दिया। तो इम्पॉसिबल इज नथिंग। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर हम एग्जाम्पल देंगे हेल्थ केयर में, अगर हमें पता लग जाए कि इन लोगों को कैंसर भविष्य में हो सकता है, सरकार को लगता है कि यार इनको पैसा कौन फूके, इन लोगों को मरना तो इनको है, एलिमिनेट कर दो उसकी तरह। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको उन लोगों को मारने के लिए बम नहीं चाहिए, आपके पास एआई बहुत है, एआई बहुत है। ड्रोन, बड़े ड्रोन के छोटे छोटे ड्रोन जाते हैं, वो टारगेट फेशियल एक्सप्रेशन पकड़ के, आपका चेहरा पकड़ के आप अटैक कर सकते हैं। यही एग्जांपल इसका है। इतना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ड्रोन हो चुके हैं कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन इनपुट डाल दी जाए तो वो आपको भीड़ से डिटेक्ट करके आपको टारगेट करके मार सकते हैं। मतलब आपको मारने के लिए दुनिया भर के लोगों को गोली चलाने की जरूरत नहीं है, आपको टारगेट करके मार सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक इन वेपन्स के खिलाफ कोई कानून नहीं है। बंदूक को रखेगा उसका लाइसेंस है, लेकिन एआई को मिसयूज हो सक जाएगा, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कानून नहीं बना हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें रही हैं। नो पॉलिसी अगेंस्ट द वेपनाइजेशन ऑफ एआई, कि अगर आप यूज करो, ड्रोन क्या हो रहा है, यही तो यूज हो रहा है, यहां पे क्या वेपनाइजेशन तो हुआ है ड्रोन का, एआई का कोई कानून ही नहीं है। तो कुल ये मिला के अंत में खत्म करने से पहले
दोस्तों कि ये चीजें जो हैं आपको है कि एक पूरा एआई के खिलाफ हमने बात किया, और ये एआई पे जितने भी डिफरेंट एंगल से चीजें हो सकती थी मैंने आपके सामने रखी हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होता है, चाहे सरकारी पॉलिसी हो, चाहे कंपनी बिजनेस हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, डिफेंस हो, हर जगह एआई किस तरह से मिसयूज हो सकता है आज हमने इस पूरे वीडियो में देख लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, हर चीज आपको डिटेल में आई होगी। पहले 17 महीने का जो कोर्स हम आपको दे रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए, उसकी जो है 9919521555 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।